तो आज जो अभी हम लोग ने पढ़ा है उसी में से जो जो हिस्से बचे हुए हैं छोटे छोटे, इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने 3 अप्रोक्सीमेट मेथड पढ़े और एक डायरेक्ट मेथड पढ़ा। ठीक है, इतना ही पढ़े हैं ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो अभी जो हमने एक आपको एक असाइनमेंट के रूप में दिया था ना सबसे पहले, तो वो असाइनमेंट जो था कि पार्शियल पिवटिंग के लिए। हाँ बोलो, कुछ बोलना है रवि? हाँ तो ठीक है, पार्शियल पिवटिंग का प्रोसीजर लिखने के लिए बोला था और एल्गोरिदम याद आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो आप लोग ने जमा भी किया है, कई लोगों ने अच्छा किया है, तो उसी को थोड़ा देख लें अपन कि प्रोसीजर क्या है पार्शियल पिवटिंग का। स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? यस सर। यस सर। सर हाँ, यस सर। तो प्रोसीजर ये है कि जो मतलब हमने जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया था, शायद उस दौरान हमने ये मेंशन नहीं किया था कि अगर हम सबसे पहले फर्स्ट पिवट A11 को यूज करते हैं तो फर्स्ट पिवट का मैग्नीट्यूड के बारे में हमने रेफरेंस नहीं दिया था, कोई कुछ बोला नहीं था। इनफैक्ट उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन कर सकते हैं अपन। करेक्शन ये करना है कि हमको जो भी कोफिशिएंट्स हैं फर्स्ट कॉलम में, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये मैट्रिक्स तो लिखा हुआ है आपके पास, है ना? इस मैट्रिक्स में अगर मान लीजिए 3x3 ऑर्डर का है, तो इसमें हम जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हम ध्यान देंगे कि इसमें अगर फर्स्ट पिवट की पोजीशन पर A11 पर लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड उत्पन्न सिचुएटेड है फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड फर्स्ट कॉलम में क्या क्या हो सकता है? A11 हो सकता है, A21 हो सकता है और A31 हो सकता है। तो अगर ऑलरेडी फर्स्ट कॉलम में A11 लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है, तब तो हमको कुछ भी रीअरेंजमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर A11 लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड नहीं है तो क्या देखना है? लोकेट करना पड़ेगा लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू को। किन कोफिशिएंट्स में ढूंढना है? जो फर्स्ट कॉलम में सिचुएटेड है। तो ये पहली बात है कि अगर A11 इज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड among all the coefficients in the first column, अगर पहले कॉलम में जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उसमें अगर A11 सबसे अधिक है मैग्नीट्यूड में, साइन को फिर छोड़ दे रहे हैं, -3 और 2 है तो -3 लार्जेस्ट हो गया मैग्नीट्यूड। अगर A11 लार्जेस्ट है मैग्नीट्यूड में तो कोई रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट रो है उसको एक्सचेंज कर लेंगे, किसके साथ? उस रो के साथ एक्सचेंज करेंगे जिसमें कि वो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाला कोफिशिएंट उपस्थित है। एलिमेंट का मतलब वो कोफिशिएंट्स ही। तो अगर है A11 लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड का तो उसको वहीं रहने देंगे और आप जो मैट्रिक्स में जो हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर, ये सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, वो प्रोसेस हम शुरू रखेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो हम मान लीजिए फर्स्ट
रो में नहीं है, फर्स्ट रो में A11 है, सेकंड रो में होगा A21, A22 और A23 होगा। A11, सॉरी मैं गलत लिख दिया, A11, A12 और ये A13 होगा। सो अगर सेकंड रो में A21 सबसे अधिक है A11 से और A31 से, तो फिर हमको A21, ये जो सेकंड रो है, इसको उठा के कहाँ ले जाना पड़ेगा? फर्स्ट रो में ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए सेकंड नंबर के पॉइंट पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट रो के साथ उस रो को इंटरचेंज कर दे, एक्सचेंज कर लें जिसमें कि वो लार्जेस्ट एलिमेंट या लार्जेस्ट कोफिशिएंट है। और फिर बाकी की प्रक्रिया तो वही रहेगी जो हम करते हैं। क्या करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल जो A11 नहीं बल्कि A21 को एलिमिनेट कर देंगे, जीरो लाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन करके, क्योंकि A21 कहाँ बैठा हुआ है? ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A21 है, A22 है और ये A23 है। तो हमने A11 का पिवट बना के उसको हमने क्या किया? उससे A21 को एलिमिनेट किया रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो बाकी की प्रक्रिया इसको आप समझो। अब तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट को पिवट बना के हमने A21 को जीरो लाया। सेकंड रो 21 भी नहीं बोलते क्योंकि सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को जीरो लाया। फिर बारी आती कि सेकंड रो को पिवट बनाना रहता है, तो सेकंड रो में चले जाते हैं और किस कॉलम में जाते हैं? सेकंड कॉलम में जाते हैं और फिर सर्च करते हैं सेकंड कॉलम, सेकंड रो से नीचे जितनी भी रोज हैं। अगर मान लो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है A11, A12, A12, A13 और A14। दूसरा रो है A21, A22, A23 और A32, A33 और A34। और चौथा रो है A41, A42, A43 और A44। तो चाहे आप 3x3 का देखें चाहे 4x4 का देखें, अगर मान लीजिए अब आपने 4x4 का लिया तो A21 को आपको जीरो लाना है, ले आए आप जीरो। आपने अगर A11 छोटा है जो भी है, और उसके बाद फिर आपने सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में जीरो ले आए। फिर हमारी बारी आती है कि अब हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे जाएं। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे जाने का मतलब कौन सा एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पर? कौन सा एलिमेंट दिख रहा है? A22 दिख रहा है। तो ये हमारा सेकंड पिवट बनेगा, है ना। और देखेंगे इसमें कि वेदर A22 इज द लार्जेस्ट। तो किधर आप नजर दौड़ाएंगे? वेयर यू विल सर्च फॉर इट। आप देखेंगे कि A32 और A42 मतलब सेकंड कॉलम में सेकंड रो के नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे और देखेंगे अगर A22 सबसे लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड का एलिमेंट है तब तो वहीं रहने देंगे, और अगर नहीं है और मान लीजिए A32 बड़ा है A22 से, तो फिर थर्ड रो को हम कहां ले आएंगे? सेकंड रो में ले आएंगे। ठीक है, तो ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है और इस प्रकार से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाते हैं जब तक कि कितने अननोन्स एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है तो 2 अननोन एलिमिनेट हो जाते हैं। और इसी को फिर मैंने एल्गोरिदम के रूप में लिख दिया। तो एल्गोरिदम में क्या करना है कि कितने वेरिएबल्स हैं और कितने इक्वेशंस हैं, Aij और Bi को वैल्यूज को पुट करिए, फिर चेक करिए फर्स्ट इक्वेशन में पिवट एलिमेंट को। अगर पिवट एलिमेंट सबसे अधिक है जितने भी उस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फिर हम डिराइव सिस्टम मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उससे हम अपना इक्वेशन, नया सिस्टम ऑफ इक्वेशन, डिराइव मतलब न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अदरवाइज जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको पिवट एलिमेंट बना लेंगे और इंटरचेंज करेंगे उस ओरिजिनल पिवट इक्वेशन
जिससे कि उस इक्वेशन से जिसमें लार्जेस्ट एलिमेंट है वो ही जो ऊपर लिखा है। और ये प्रोसेस कब तक करते जाएंगे, जब तक कि ये ट्रायंगुलर फॉर्म में ना आ जाए। तो ये एक बहुत संक्षिप्त में, और फिर आप बाद में आप बैक सब्स्टिट्यूशन करके x1 x2 x3 या x3 x2 x1 निकाल लें। तो ये एक सवाल आ सकता है कि व्हाट इज पार्शियल पिवटिंग, है ना। व्हाट इज पार्शियल पिवटिंग, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और अगर मान लो उससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन हो गया तो वो ये पूछ सकता है कि एक्सप्लेन गॉसियन एलिमिनेशन मेथड विद पार्शियल पिवटिंग। तो ऐसे करके क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े, एक चीज और बता दें आपको, जो है रेट ऑफ कन्वर्जेंस इन बाइसेक्शन। इसको किसी ने अपने तरफ से प्रयास किया? शास्त्री की किताब यस में भी सर। दिया हुआ है। यस सर। तो आपने पढ़ा, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता सकते हैं कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस इन बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, या कन्वर्जेंस किसको कहते हैं? चलो ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा, नहीं तो फिर क्लास में चल जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूं कि कन्वर्जेंस किसको कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम एक इक्वेशन फंक्शन लेते हैं, उसी तरीके से उस फंक्शन को हम प्लॉट कर लेते हैं। और प्लॉट करने का मतलब है y ऑफ एफ एक्स ले लिया, और इसी को प्लॉट करके देख लेते हैं कि भाई वो जब हम बाइसेक्शन मेथड में रूट निकालते हैं तो क्या क्या काम करते हैं। ठीक, और जब हम मान लो ये हमारा x हो गया, उसी तरीके से x हो गया, और ये एफ एक्स हो गया, और मान लो एक फंक्शन को प्लॉट करने के बाद कुछ इस प्रकार का कर्व मिलता है। ठीक, ये कर्व जो है आपको दिख रहा है, कहीं पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर आपका एग्जैक्ट रूट होगा। सो अल्फा इज दी, अल्फा जो है वो एग्जैक्ट रूट है। अभी मैं बाइसेक्शन पे आया नहीं हूं। अल्फा इज द एग्जैक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक, अब मान लो मैं शुरुआत करता हूं किसी भी मेथड में। हमको शुरुआत करते समय क्या लेना पड़ता है? इनिशियल वैल्यू तो हमको लेना है। इनिशियल वैल्यू हमको गैस करना है। और मान लीजिए इनिशियल वैल्यू बाइसेक्शन मेथड में आप निकाल लेते हैं a0 प्लस b0 बाई 2 से, है ना। न्यूटन रैप्सन में आप a0 ले लेते हैं, उसको करेक्ट करते हैं इत्यादि। तो यू हैव टू स्टार्ट विथ एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। इनिशियल वैल्यू x0 से अब हमको कहां तक जाना है? मान लीजिए अब हमको, मान लीजिए x0 यहां पर स्थित है, ये O हो गया, ये पॉइंट आपका x0 हो गया। तो जब हम x0 से चलेंगे और अप्रोक्सीमेशन बेटर से बेटर करते जाएंगे, तो फाइनली हमारा डेस्टिनेशन क्या है? कहां पहुंचना चाहेंगे आप? कहां पहुंचना चाहेंगे? कहां तक जाना? अरे तो लेकिन कहाँ, डेस्टिनेशन कहाँ है? किसके करीब जाना चाहेंगे? अल्फा की। अल्फा के करीब जाना चाहेंगे। हाँ हाँ, अल्फा के करीब जाना चाहेंगे। ठीक है, कहाँ जाना चाहेंगे? अल्फा के करीब। तो x0 से हमको अल्फा तक जाना है। मान लीजिए किसी मेथड से आप कितने बार में गए? आपने 10 आइटरेशंस किए। कितने इटरेशन किया? 10 बार किया। किसी दूसरे मेथड से आप x0 से अल्फा जा रहे हैं, मान लीजिए 20 इटरेशंस में, सॉरी कितने में जा रहे हैं? 20 इटरेशन में। तो इट मेथड पर डिपेंड करता है कि आप कितने बार में आप पहुंच पा रहे हैं अल्फा तक।
ये महत्वपूर्ण बात है। तो यहीं से आपको एक बात दिख रही होगी कि अगर हम अल्फा तक पहुंचने में एक बार 10 लग रहा है और एक बार 20 लग रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ तो डिस्टिंग्विशेबिलिटी है दोनों मेथड में। मतलब पहले मेथड में हम ज्यादा तेजी से चले जा रहे हैं, 10 इटरेशन में पहुंच गए, और दूसरे मेथड में हम 20 इटरेशन में पहुंच गए। तो कौन सा, किसमें कन्वर्जेंस फास्ट है, मतलब रूट तक, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रूट तक पहुंचने का जो टाइम लगता है, रेट वन मीन्स देयर इज अ टाइम इन्वॉल्व। तो किसमें ज्यादा समय लगेगा, किसमें ज्यादा इटरेशंस लग रहे हैं, जिसमें ज्यादा इटरेशंस लग रहे हैं उसमें ज्यादा समय लगेगा, और जिसमें कम इटरेशंस लग रहे हैं उसमें कम समय लगेगा। या हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो फर्स्ट मेथड में रेट ऑफ कन्वर्जेंस इन दी फर्स्ट मेथड इज क्या होगा, फास्ट है, इज फास्टर या लार्जर, जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा धीरे बोल लो यार सब लोग। रेट ऑफ कन्वर्जेंस इन फर्स्ट मेथड इज फास्टर। ठीक है, तो एक और बात है, अल्फा जो है हमने पहले ही कहा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रूट हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रूट हो गया। और x0 क्या हो गया, x0 जो है वो क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया, है ना। x0 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट। सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अगर मान लो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बाद, फर्स्ट इटरेशन के बाद अगर मैं एक लाइन लिखता हूं, एरर आफ्टर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, एरर आफ्टर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, कितना होगा? एरर आफ्टर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहें या इसको इटरेशन कहें, तो आपको दिख रहा है यार कि हमको आना कितना हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको रेड इंक से दिखाता हूं, हम यहां पर हैं, यहां आना चाहिए था, तो हम इस एरर को मान लीजिए E0 से दिखाते हैं, तो इतना एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बाद? आ रहा है? Yes, sir. दिख रहा है ना ग्राफ में? ग्राफ में दिख रहा है ना भाई? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. तो E0 को हम लिख दें, E0 इज इक्वल टू कितना हो गया, मैग्नीट्यूड लेना है हमको, एरर का साइन नहीं देखना है, मैग्नीट्यूड लेना है। x0 माइनस अल्फा लिख सकते हैं ऐसा, एरर आफ्टर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या इटरेशन लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. और सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, E1 क्या हो जाएगा, मान लो x1 यहाँ पे आया, फिर हमने और किया तो यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पर x1 आया, ये है मान लो x1, तो फिर E1 को भी देख लें कितना एरर होगा, ये यहां से लेके यहां तक का ये आपका E1 रहेगा। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख सकते हैं कि E1 इज, क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली E1 इज मॉड ऑफ x1 माइनस अल्फा। ये किस इटरेशन पे हो गया, आफ्टर सेकेंड इटरेशन। इटरेशन मत लो, अप्रोक्सीमेशन लिख दो, आफ्टर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि पहले तो हम x0 को एज्यूम कर लेते हैं a प्लस बी बाई टू बाइसेक्शन मेथड में, और उसी तरीके से आप E2 निकाल सकते हो, और उसी तरीके से आप nth अप्रोक्सीमेशन, nth
अप्रोक्सीमेशन जब रूट का निकालोगे तो वहां पर क्या एरर निकलेगा, xn माइनस अल्फा, और ये किस बार मिलेगा, आफ्टर द nth अप्रोक्सीमेशन, nth अप्रोक्सीमेशन। और उसी तरीके से एक बाद वाला क्या हो जाएगा, हम जस्ट गिन रहे हैं, en+1 क्या हो जाएगा, en+1 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ xn+1 माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। अब आप देखो सारे एरर का जो, हाँ, तो ये सारे एरर का मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ आप देख के बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसा हो रहा है, मैग्नीट्यूड कैसा हो रहा है, क्रमशः क्या होते जा रहा है, एरर का मैग्नीट्यूड क्या होते जा रहा है। ये अगर मान लीजिए x1 है कम और फिर होते जा ये, रहा है। हाँ, एरर कम होते जा रहा है। कम। तो एज द नंबर ऑफ इटरेशन इंक्रीजेस, क्या लिख सकते हैं कि एज द नंबर ऑफ इटरेशन, as the number of iteration increases, as the number of iteration increases, the error decreases, the error decreases, the magnitude of error decreases। तो एक बात तय है कि magnitude of error decrease हो रहा है। तो मिनिमाइज करना है एरर को, यही हमारा हर एनएम में न्यूमेरिकल मेथड में हाउ टू मिनिमाइज द एरर। तो हाउ टू मिनिमाइज द एरर का जवाब ये होगा कि आप एक बेहतर मेथड को चुनिए। अब आपने एक मेथड चुना, उससे बेहतर क्या हो गया, तो उससे बेहतर वो होगा जिसमें कि कन्वर्जेंस फास्ट हो और एरर का मैग्नीट्यूड कम होता जाए तेजी से। अब मान लीजिए एक यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये दोनों एरर है, E0 है, E1 है, E2 है, En है, En+1। तो कैसे एरर डिक्रीज होता है, अब हमें मालूम नहीं है, कोई हमें रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एरर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, या हाउ, कैसे एरर डिक्रीज होता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन एरर, डिक्रीज इन एरर जब हम फर्स्ट इटरेशन से सेकेंड इटरेशन में जाते हैं। तो कुछ हमें यहां तो नहीं दिख रहा है, एरर का मैग्नीट्यूड दिख रहा है, लेकिन कैसे एरर डिक्रीज हो रहा है ये नहीं मालूम। एरर डिक्रीज हो रहा है ये भी मालूम है, लेकिन एरर के डिक्रीज होने के लिए कोई हमें संबंध नहीं दिख रहा है। तो क्या संबंध हो सकता है, जरा इस पर विचार करें। मान लीजिए पहली बार आपने एरर लिखा, पहली बार मान लीजिए एरर क्या हो सकता है, E0 से शुरुआत करते हैं, फिर E1 में जाते हैं, फिर E2 में जाते हैं, एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे ही है ना। अब मान लीजिए क्या विकल्प हो सकते हैं आपके पास कि पहली बार E1 का जो है मैग्नीट्यूड, E1 जो है, मैं देखिए अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, होगा नहीं ऐसा। E1 क्या हो सकता है, E0/2 हो सकता है। तो एक संबंध दिख रहा है यहां पर। या क्या हो सकता है, E0 का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक हो गया। या कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, हाफ ऑफ E0 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से भी चेंज हो सकता है। या क्या हो सकता है, 1/4 E0 क्यूब हो सकता है। ठीक, तो अनेक अनेक प्रकार से एरर जो है वो चेंज हो सकता है, देयर में बी डिफरेंट वेज। तो और इन सब को अगर देखें तो यहां पर क्या आ रहा है, दो चीज आ रही है। एक आ रहा है यहां पर 1/2 इंटू E0, फिर आ रहा है 1 इंटू E0, फिर आ रहा है 1/2 इंटू E0 का स्क्वायर, और यहां पर आ रहा है 1/4 इंटू E0 का क्यूब। तो अगर आप देखें तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक कि पहले वाले एरर के साथ एक मल्टीप्लायर है,
और पहले वाले एरर का एक पावर है। तो दो चीज दिख रही है यहाँ पर कि अगले अप्रोक्सीमेशन में जो एरर है वो शायद उसके लिए जो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है या एक्सप्लिसिट जो संबंध है जो सामने दिखे, वो संबंध इस प्रकार का होना चाहिए कि जो प्रीवियस एरर है E0 उसके साथ एक मल्टीप्लायर जुड़ा हुआ है और साथ में उसका एक पावर भी है, उस एरर का पावर भी है। यहाँ पर पावर 1 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लायर 1 हो गया, यहाँ पावर 2 हो गया, यहाँ मल्टीप्लायर हाफ हो गया, यहाँ पावर 3 हो गया और मल्टीप्लायर 1/4 हो गया। तो मैं लिख सकता हूं कि मान लीजिए सपोज E1 इज इक्वल टू C E0 टू द पावर K। कुछ इस प्रकार का एक संबंध मैं सोच सकता हूं कि जो रिसेंट एरर है अप्रोक्सीमेशन में वो है C टाइम द प्रीवियस एरर टू द पावर सम नंबर E0 टू द पावर K। और ये जो क्वांटिटी है अगर आप देखेंगे कि ये E1 जो है वो निश्चित रूप से या तो इस एरर के बराबर हो या इस एरर से कम हो तो हमारी बात बन जाएगी। तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ E1 जो है वो क्या होना चाहिए, या तो वो लेस देन होना चाहिए या वो उसके बराबर। तो लेस देन हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसका एरर का मान कितना हो सकती है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। इक्वल टू का मतलब है कि वो क्या बता रहा है, मैक्सिमम एरर इतना हो सकता है। और अगर ये सारी चीज को जनरलाइज करें, ये सारी चीज को जनरलाइज करें तो अब हमारे पास क्या मिल जाएगा, En+1 n+1th इटरेशन में जो एरर हो रहा है वो उसके ठीक पहले वाला जो इटरेशन है nth इटरेशन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू C। यहां पर E0 ना लिख के क्या लिखोगे, En लिखोगे टू द मैग्नीट्यूड ऑफ En का मैग्नीट्यूड टू द पावर K। हाँ, अब देखिए यहां पर डिफाइन होगा K जो कहलाएगा, K इज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस। K क्या कहलाएगा, K इज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस। और जो C कांस्टेंट है ये कहलाता है एरर कांस्टेंट। एसिम्प्टोटिक, एक कांस्टेंट है एसिम्प्टोटिक में यूनिट होना चाहिए था। बिना एरर्स को पढ़ाए हुए न्यूमेरिकल मेथड को पढ़ाना, सिलेबस में डालना कोई मतलब का नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो विद्वान लोग हैं वो लोग ये नहीं सोचते कि लड़के को क्या समस्या आ रही है। सिलेबस बना देना आसान है। आपने बीएससी में कहीं एरर पढ़ा है क्या? बीएससी में कहीं पर एरर पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है ना? नो सर। नहीं सर। हाँ, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना। तो देखो मैं जो यही कह रहा था, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन तो पर भी मैं जितना हो सकता था आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी अपने तरीके से समझिएगा। अब आ जाए अपन कहां पर, रेट ऑफ कन्वर्जेंस इन, रेट ऑफ कन्वर्जेंस इन बाइसेक्शन मेथड, इन बाइसेक्शन मेथड। मालूम है सबको बाइसेक्शन मेथड इत्यादि क्या क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या है। तो आपको सबको मालूम है कि जो फर्स्ट ए और बी अपन लिमिट लेते थे ना, याद करिएगा, ए पे और बी पे लोअर और अपर बाउंड लेते थे और लेंथ ऑफ द इंटरवल कितना हो जाता था, पहले कहां से शुरुआत करते थे कि जब हम शुरुआत करेंगे तो रूट कहाँ लाई करेगा, लेंथ ऑफ इंटरवल कहां पर होगा, B-A, या जिसको हम क्या ले लेते हैं, L ले लेते हैं, मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो पहली बार तो लेंथ ऑफ इंटरवल B-A रहेगा। दूसरी बार लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा, सबको पता है क्या हो जाएगा,
L/2 हो जाएगा। और तीसरी बार क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल L/2 एंड सो ऑन 2 है ना। अब किया हुआ है ये फंक्शन को प्लॉट किया हुआ है, ए आप जान रहे हैं, बी आप जान रहे हैं, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गया रूट का अल्फा, और मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो कहीं पर बीच में लाई करता है, तो ये x0 हो गया, और ये है अल्फा, तो एरर आपको पता है यहाँ पर एरर कितना हो जाएगा, इतना कुछ एरर हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये जो अब यहाँ से कंपेयर करिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चौथे स्टेप पर, क्या लिख रहा हूँ, रिलेट दिस लेंथ ऑफ इंटरवल, रिलेट दिस, इसकी तुलना करें इस अंतराल की जिसमें रूट लाई करता है, इस अंतराल की तुलना करें, रिलेट दिस लेंथ विद द एरर, विद द एरर। तो जैसा हमने कहा था कि एरर का मान अब क्या हो सकता है, एरर क्या होगा, एरर का मान क्या होगा, पहली बार एरर का मान क्या होगा, E0 क्या हो सकता है, E0 होगा इसी के, इसके बाहर तो जाएगा नहीं, है ना, E0 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड। अब देख लो क्यों, क्योंकि ये है E0 और ये है B माइनस ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस ए क्या होगा, ये लेंथ और ये लेंथ, ये है A, ये है B, तो B माइनस ए क्या हो गया, यहां से यहां तक हो गया। तो वॉट एवर बी द लेंथ ऑफ द अमाउंट ऑफ एरर, इट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू B माइनस ए। इस बात से सहमत हैं आप, डायग्रामेटिकली देखिए। Yes, sir. यस सर। ओके, तो दूसरी बार, हाँ तो दूसरी बार होगा बच्चों, तो क्या होगा, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस ए बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि अंतराल आधा हो गया, तो एरर भी उसी के बीच में होगा। और इसी तरीके से अगर करते जाएं तो E2 हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस ए अपॉन 2 और nth में क्या होगा, B माइनस ए अपॉन 2n, और n+1 में क्या होगा, कि एरर n+1 में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस ए अपॉन 2n+1। तो हमने जनरल एक इंट्यूटिव, और फिर हमने ये बोला था कि भाई हमको ये देखना है कि एक का एरर दूसरे के एरर से क्या उसमें तुलना की जा सकती है। तो अब लग रहा है कि हम तुलना कर सकते हैं ना। तो हम कैसे तुलना कर सकते हैं, n+1th एरर जो है वो en+1 डिवाइडेड बाय en+1 डिवाइडेड बाय en शुड बी लेस देन और इक्वल टू, क्या हो जाएगा वैल्यू, 2n अपॉन 2n+1 हो जाएगा। लिख सकते हैं ऐसा, 1. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर यहां से क्या लिख सकते हैं, एक तो 2n कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, और इस en को इधर ले जाएं तो यहां से मिल गया en+1 लेस देन और इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ en, लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक कन्वर्जेंस के लिए ये लिखा था ना, en+1 इज लेस देन और इक्वल टू C लिखा था, उसी से हम कंपेयर करें, तो en+1 इज लेस देन और इक्वल टू C en⁻k, यहां पर k क्या था, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहां से कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करके क्या निकल आया, हाँ कन्वर्जेंस निकल आया कि C जो है 1/2 हो गया और k जो है वो 1 हो गया, मतलब द कन्वर्जेंस इन बाइसेक्शन मेथड इज लीनियर, द कन्वर्जेंस ऑफ, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, प्रूव दैट द कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज लीनियर, द कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज लीनियर।
तो क्वाड्रेटिक भी होगा, किसी और मेथड में क्वाड्रेटिक हो सकता है और फास्ट। तो अब आपको ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया है बाइसेक्शन मेथड का, अब आपको बाकी जो चीज है वो आप देखिए, फॉल्स पोजीशन और न्यूटन रैप्सन में थोड़ी आप शुरुआत करिए और देखिए कि इनमें कन्वर्जेंस कैसा है। ये आई बात समझ में कि तुम लोग को ट्राई क्या करना पड़ेगा, पहले फॉल्स पोजीशन मेथड में ट्राई करो कि इसका कन्वर्जेंस कैसा है? ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. और हम अगर सिलेबस को देखें, जरा रुकिए तो मैं सिलेबस को भी शेयर कर लूं, जरा देखें। नहीं वो तो फालतू है ही है, कहाँ रखा है? हाँ फालतू तो है ही है। चलिए ये है सिलेबस, ये है मेथड ऑफ डिटरमिनिंग ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर, दिख रहा है स्क्रीन में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ तो अब आप देखो, लीनियर कर लिया, नॉन लीनियर हो गया, अलजेब्रिक हो गया, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो गया, कन्वर्जेंस कर रहे थे। कन्वर्जेंस में अभी मैंने आपको कन्वर्जेंस का जनरल आइडिया दिया और बाइसेक्शन मेथड में ये देखा कि कन्वर्जेंस जो है वो लीनियर है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ये करा दिया, गॉसियन एलिमिनेशन, पिवटिंग करा दिया, इटरेटिव मेथड और मैट्रिक्स इन्वर्शन। अब इटरेटिव मेथड इज अनदर मेथड जिसको मैं अब देखता हूं क्या उससे अर्थ है, और मैट्रिक्स इन्वर्शन तो आप जानते होंगे क्या है, ये मेरे को कराने की जरूरत है क्या? मैट्रिक्स इन्वर्शन, मैट्रिक्स इन्वर्शन कराने की जरूरत है क्या? No, sir. कोई बोले, यही है ना मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड? हाँ, yes, sir. है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, कोई sir. गिवन मैट्रिक्स है, हाँ ये गिवन मैट्रिक्स है 3x3, मॉड ऑफ ए निकालो, फिर एडजॉइंट ए निकालो, ऐसा ही है ना, अपॉन मॉड ऑफ ए, फिर इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करो b1 b2 b3 से, तो आपको क्या निकल आएगा? x निकल आएगा। एडजॉइंट ए मालूम है आपको कैसे लिखते हैं? एडजॉइंट ए ट्रांसपोज भी पढ़े होगे, Yes, sir. Yes, sir. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़े हो ना? हाँ Yes, Yes, sir. रोज और पहले हाँ पहले नहीं, पहले क्या करते हैं? को फैक्टर निकालते हैं। कुछ पता है मैट्रिक्स के को फैक्टर्स? ये A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसके को फैक्टर निकाल के अरेंज करते हैं। को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इज इट गलत तो नहीं बोल रहा हूं? को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या कहलाएगा? इसका को फैक्टर निकालना A11 का मतलब क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ A22 A33 A32 A33, ये होगा A11 को फैक्टर। ओके, कुछ याद हुआ जल्दी से 5 मिनट में? उसी तरीके से Yes, sir. Yes, sir. को फैक्टर कैसे निकालोगे? A21 याद आ गई, A32, चलो। A31, तो सारे A33. को फैक्टर्स को अरेंज कर दिए, A11 A12 A13, हाँ हाँ, और फिर उसका क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। तो ये AC हो गया, और फिर AC का हमको क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है। तो AC का ट्रांसपोज इस तरीके से आ गया, और फिर ये क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ A बन जाएगा, और मॉड ऑफ A Adjoint निकाल A. देंगे। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स, हाँ, तो अगर मॉड ऑफ A 0 आ गया तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तब फिर ये नहीं लगेगा। बस ये आसान था, तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब रही बात एक चीज की कि हमको देखना क्या है, ये इटरेटिव मेथड किसको कहते हैं? इज देयर एनी इटरेटिव मेथड, जनरल इटरेटिव मेथड फॉर सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशंस? ठीक, तो उसको हमको देखना पड़ेगा। ओके, समझ आ रहा है? तो लगभग हम यूनिट 3 को Yes, sir. खत्म Yes, करने sir. पे आ गए हैं। यूनिट है ना, दिख रहा है ना, यूनिट 3 खत्म होने पे आ रहा है। Yes, sir. और Yes, sir.
आगे की जो चीजें हैं, आगे की जो चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा सा मतलब लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। क्या लिखा है? आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिसेस, पावर एंड जैकोबी मेथड, और कर्व फिटिंग और पॉलिनोमियल, ये सब यहाँ वो कर्व फिटिंग का हिस्सा है। लेकिन जब हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो भूल जाते हैं कि कोई दूसरा आदमी भी बैठा है जो शायद नजर डाल रहा है। लेकिन अगर हम कट कॉपी पेस्ट लड़का कर दे या टीचर कर दे तो मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर आज की क्लास जो हमको आगे पढ़ना है, क्या पढ़ना है आप सबको। अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का भी, फर्स्ट पेपर में दिया है ना, यस सर। यस Yes, सर। sir. है ना? तो यहाँ पर हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। ये अगेन अप्रोक्सीमेट मेथड से निकालेंगे। एंड व्हाट आर दोज मेथड्स? दो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। कौन सा दिया हुआ है? एक है पावर मेथड और एक है जैकोबी मेथड। ये थोड़े से अब मतलब लेवल बढ़ता है ना, ये लेवल अब बढ़ता है यहाँ पर अब आपका पावर मेथड। तो पावर मेथड है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालने का मेथड। मैट्रिसेस जो दिया हुआ है उसमें लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, उसमें से जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है उसको निकालने का मेथड है पावर मेथड। तो ये थ्योरी भी आता है इसमें और इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। सुन रहे हैं ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। और दूसरा मेथड है बच्चों ये जैकोबी मेथड है। क्या मेथड है? जैकोबी मेथड फॉर डिटरमिनिंग दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स A21 इक्वल टू A12, यही होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो पावर इसमें भी थ्योरी रहेगा और न्यूमेरिकल रहेगा। ये है आइगन वैल्यू का हिस्सा, क्लियर? और ये जो है ये कम से कम ये 2 क्लास और ये मिनिमम 3 क्लास, मतलब ये टोटल कितने लेक्चर होंगे, क्योंकि हम इकट्ठा करेंगे तो यहाँ आप फंसेंगे। टोटल मान लीजिए 5 लेक्चर चले जाएंगे इसमें 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 चले जाएंगे। ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिसेस, पावर। और यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट सेम का भी बता दूंगा आइगन वेक्टर कैसे निकालना, वहीं से फिर अपन पावर और जैकोबी मेथड पे आ जाएंगे। कैसा रहेगा? तो आपका एक साथ 2 काम हो जाएगा, हैं? ठीक रहेगा कि Yes, नहीं? sir. यस सर। ठीक है सर। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कर्व फिटिंग, कर्व फिटिंग, पॉलिनोमियल, लीस्ट स्क्वायर। ये कर्व फिटिंग कहीं पे पढ़े हैं आप? कर्व फिटिंग कहीं पर पढ़े हैं? नहीं सर। No, sir. नहीं, ये आपके लिए नहीं पर होगा कर्व फिटिंग। हाँ, नहीं पढ़े होगे कर्व फिटिंग। और इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में। हम लोग अभी ग्रेजुएशन लेवल में हम लोग अक्सर कर्व फिटिंग करते रहते हैं। तो कर्व फिटिंग में क्या करना है? लीस्ट स्क्वायर मेथड है, एक है लीस्ट स्क्वायर एरर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ कर्व फिटिंग। तो इसमें मतलब देखिए, अगर एक आपको मान लीजिए आप एज और हाइट, इसका कुछ आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या मान लो आपके पास कुछ इस प्रकार के पॉइंट हैं,
इस प्रकार का आपका पॉइंट है, ये x है और ये है फंक्शन f ऑफ x। तो आपसे बोला जाए कि आप ये जो गिवन डाटा पॉइंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? डाटा पॉइंट्स। अब बोला जाए कि कर्व फिट करो, तो कैसे कर्व फिट करेंगे? तो किसी एक जन से बोला तो उसने बोला सर ऐसे कर्व फिट कर देते हैं, ये 3 पॉइंट मिल रहे हैं, ये ऐसे 3 कर्व। फिर किसी ने बोला सर इसमें नहीं है, ये नहीं है सर, सही ये है कि हम क्या करें, हम क्या करें, ये इस तरीके से कर दें, ऐसा ऐसा और फिर ऐसा। किसी ने बोला कि नहीं सर ऐसा नहीं करना है, कैसा करना है, कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि विच इज द बेस्ट कर्व टू बी फिटेड। क्वेश्चन ये उठता है विच इज द बेस्ट कर्व which can be fitted मतलब कुछ नहीं, जोड़ना, जमाना। which is the best curve which can be fitted to the given data points। तो जो सीएमडी कॉलेज के बच्चे हैं उन लोग को अक्सर सुने होंगे, सर लोगों ने से डांट पड़ती थी जब हमको ये मालूम था कि फर्स्ट ईयर का एक प्रयोग कौन सा, याद दिला दें? नहीं, ये सबको याद रहता है, f इज इक्वल टू माइनस के ऑफ x। अब दूसरे कॉलेज वालों को भी याद होगा, f इक्वल टू mg इज इक्वल टू माइनस के ऑफ x, या k इज इक्वल टू mg अपॉन x, है ना? कुछ याद आ रहा है? और k कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। दोलन, हाँ, आवर्तकाल। अगर अच्छा चलो मान लो, हाँ कुछ याद आ रहा होगा। अगर मान लो और जनरलाइज करें कि एक क्वांटिटी है x और दूसरी क्वांटिटी है y। अब हो सकता है y इज ए सर्टेन फंक्शन ऑफ x। अब वो फंक्शन क्या हो सकता है? वो लीनियर हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, वो क्यूबिक हो सकता है, एंड सो ऑन। और मान लीजिए कि अभी हमने ये मान लिया कि वो फंक्शन लीनियर है। एक्सपेरिमेंट किया गया, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और सर ने बोला कि ग्राफ प्लॉट कर दो भाई y और x के बीच में। अब फला ने उसका प्रयोग किया, उसने प्रेक्षण लिए, प्रेक्षण के बाद कुछ इस प्रकार से उसको रीडिंग मिल रही है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से रीडिंग मिल रही है और उससे बोला ग्राफ प्लॉट कर दो। तो जो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाता है वो लड़का क्या कर देता है, जबकि उसको सर ने थ्योरी दी हुई है। थ्योरी कहता है कि y और x के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी है? लीनियर है। लेकिन उस लड़के ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ये लीनियर रिलेशनशिप प्रेडिक्ट कर रहा है थ्योरी, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए उसने कुछ नहीं सोचा। और उसने क्या किया, ये ऐसे जोड़ा, फिर ऐसे जोड़ा, फिर ऐसे जोड़ा और फिर ऐसे जोड़ा। तो सर के पास लेके आया कॉपी, तो बोला, सर ने उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया होगा अगर आप सीएमडी में पढ़े हैं। फिर सर ने उसको बोला यार तुमने इसको नहीं ध्यान दिया कि ये लीनियर रिलेशनशिप है। तो जब लीनियर रिलेशनशिप है तब फिर क्या करेंगे अपन? लीनियर रिलेशनशिप है तो फिर आप लीनियर स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचे। तो फिर यही पॉइंट को मैं फिर दिखा देता हूं, ये ऐसा। तो लीनियर, अब एक लाइन ऐसा खींच दिया, कैसा लाइन खींच दिया? ये ऐसा खींच दिया, ये देखिए खिंचा गया ना लीनियर, खिंचाया कि नहीं लीनियर है? यस सर। यस सर। लेकिन इज इट करेक्ट? ये करेक्ट है क्या? क्यों करेक्ट? मैं इसको बोलूंगा करेक्ट नहीं, No, क्योंकि sir. यहाँ
ये पॉइंट और ये पॉइंट तो लाइन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एरर इतना ज्यादा हो गया, यस सर। यहाँ पर और एरर हो गया, यहाँ और एरर हो गया, यहाँ पर और एरर हो गया। तो ये दोनों पॉइंट तो चले आ गए स्ट्रेट लाइन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर तो एरर की मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ गया। म्यूट कर लीजिए माइक, और इन दोनों पॉइंट को तो खींचने का कोई मतलब ही नहीं। तो अंत में फिर एक तीसरा तरीका है, वो क्या हो सकता है, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम फिर से एक ग्राफ खींचे और दिखाएं आपको कि तीसरा तरीका क्या हो सकता है। अगेन एक्स और एफ एक्स ले लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, उसके बाद ये लिया और फिर ये लिया। तो तीसरा तरीका ये हो सकता है वो कर्व हम फिट करें, वो कर्व फिट करें हम जो कि एरर को मिनिमाइज कर सके। वो कर्व फिट करें कि एक होगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक होगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो प्रेक्षण में आया, फला फला ने रीडिंग ली और प्रेक्षण में आया, ये क्या है गोले, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, ये सब ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है ना, ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। लेकिन मैं बोला कि और दूसरा होगा करेक्टेड वैल्यूज। देखें जरा करेक्टेड वैल्यूज क्या है, करेक्टेड वैल्यूज क्या है। तो हमने अब सर ने नया ग्राफ खींचा, ये बोला कि ये ऐसे खींचो भाई, तो हमने क्या किया, ये इस तरीके से ग्राफ खींच दिया। इसमें क्या फायदा हो गया, इसमें ये फायदा हुआ कि ये पॉइंट लगभग स्ट्रेट लाइन पे है, ये पॉइंट लगभग स्ट्रेट लाइन पे है, यहाँ पर एरर बड़ा जरा सा रह गया, यहाँ पे पॉइंट ये है लेकिन हमने यहाँ ले आए, यहाँ पर है ना, ये फिटेड वैल्यू हो गया। उसी के समान ये पॉइंट यहाँ पे आया ऑब्जर्व वैल्यू, यहाँ पर एरर इतना हो गया, यहाँ पर एरर इतना हो गया। तो मैं इसको बोलूंगा सर ने इसको क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया, क्योंकि हियर द अमाउंट ऑफ एरर, अमाउंट ऑफ एरर को उसने क्या कर दिया, ऐसा ग्राफ खींचा जिसमें कि अमाउंट ऑफ एरर जो है वो मिनिमाइज कर दिया, क्या कर दिया, न्यूनतम मान ले आया। तो ये मेथड कहलाता है, ये विधि कहलाती है मेथड ऑफ कर्व फिटिंग, जो आपके कोर्स में दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ कर्व फिटिंग और लीस्ट स्क्वायर, मतलब कहीं पर पॉजिटिव एरर आएगा, कहीं पर नेगेटिव एरर आएगा, तो हमको अगर उसका सबका साइन पॉजिटिव करना है तो स्क्वायर कर दो। अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट सब ऊपर है, लेकिन अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा होता, कैसा होता, ये मान लो यहाँ पर होता, तो यहाँ पर एरर क्या हो जाता, यहाँ नेगेटिव होता, यहाँ पर क्या हो जाता, पॉजिटिव होता। हालांकि दोनों का दोनों का लंबाई उतना ही है, तो अगर मेरे को दोनों को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एरर का क्या ले लूंगा, स्क्वायर ले लूंगा। इसीलिए आपके कोर्स में क्या लिखा हुआ है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो एरर का स्क्वायर लेके मिनिमाइज करना है, तो इसलिए मैं नाम पड़ गया लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। खिलेंद्र नायक अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अब तो क्लास खत्म होने को आ गई। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। अब एक दो दिन के बाद हाँ, आपको कल कुछ अनाउंसमेंट करेंगे सर, वो अनाउंसमेंट ध्यान से सुनिएगा। कल कुछ अनाउंसमेंट होगा जिसमें कि आपको जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर आपको कुछ आपको वर्क दिया जाएगा। वो वर्क क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के रूप में नहीं रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा। क्लियर?